So without any further ado, I will like to invite Aruj. Ma'am Aruj. First of all, thank you so much for a warm welcome. Thank you, Mr. Hamid Khan, and thank you, Women Fortune Tech, for this opportunity. And let me share the screen. Okay. एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आप प्लीज अपने जो नेम है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ चैट बॉक्स जी। आई वांट टू ऐड हियर कि आप 5 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए हम वेट कर लेते हैं, सब ज्वाइन कर लें, बिकॉज अभी 9 बजे हैं। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। यस श्योर। मेरे बाबा ने मोमना जब ब्लॉग किया था ना घर में, मेरे बाबा ने जब ब्लॉग किया ना, वो घर पे लॉ पढ़ा था, लास्ट में उन्होंने पेपर्स दिए थे। He was a lawyer. He became a lawyer at the very end of his life. मतलब उन्होंने केस लड़ा था, उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट एक केस किया था उसमें कंस्ट्रक्शन के ना सेक्टर में। तो उसके लिए लाइक जो लॉयर्स थे दे वर लाइक डिमांडिंग वे मनी। मेरे बाबा ने कहा बाहर में जाए, मुझे 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे खुद लॉ पढ़ के फिर अभी केस लड़ने, तो आप अपना केस लड़ सकते हैं। तो फिर बाबा ने एक बॉक्स बन सकते हैं, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। आप लाइक आप किसी का केस नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अपना केस आप खुद सेल्फ मतलब लॉयर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली देखो मुन्ना इतने लोगों से देखा तो पूरा लॉयर समटाइम्स दे प्ली इन फ्रंट ऑफ जज को देखने भी ना, लेकिन ऐसे नहीं होता कि द स्टेट गिव्स यू अ लॉयर इन सच केसेस। स्टेट नहीं जाने देती, समझ भी एन अमेरिकन थिंग है वहाँ पे। आप ऑब्वियसली जस्ट भी अमेरिकन थिंग होना, आप दोनों को भी सफर करके अपना हिसाब से ना पे और आपको लॉयर ऐसे मिल जाता था, क्योंकि अक्सर उनको कहते हैं ना कि you have the right to an attorney, and if you don't, an attorney will be appointed. Okay, let's get started. So, as you all people can see, that today's topic of our presentation is cracking the human code, mastering organizational behavior for success. So, I will start from my introduction. My name is Aruj Intisar. I am currently enrolled in Fatima Jinnah Women University, and I am in 7th semester pursuing a degree of Bachelor's in Business Administration. I am serving as a Secretary General at NYLP National Youth Leadership Program. This program is basically about all leadership, grabbing the opportunities, capacity building, and much more to explore. So I'm thankful to that platform for मुझे इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ से, लीडरशिप स्किल्स मुझे हासिल हुई, प्लस पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं खुद को तैयार कर सकी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव हूँ, NGO के साथ काम कर रही हूँ। इसके अलावा इंटर्नशिप ह्यूमैनिटी अलायंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रही हूँ, वो भी बेसिकली ह्यूमैनिटी के को सर्व करने के लिए काम कर रही है। तो ये कुछ मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी में। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेज के हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, ख़ास तौर पे मेरी ऑडियंस पेशावर से है, तो आई वार्मली वेलकम यू ऑल फ्रॉम माय कोर ऑफ द हार्ट। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको सर्व करने का मुझे मौका मिल रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट करने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। मिस्टर हामिद, थैंक यू टू यू। सो लेट्स स्टार्टेड। I hope you people are enthusiastic and energetic, and I'm expecting कि आप लोग मेरे साथ equally contribute करें in the chat box. अगर आप चाहते हैं तो mic unmute करके भी contribute कर सकते हैं। I want this session to be engaging, to be interactive, और दोनों sides की way of communication हो, ताकि leadership के ऊपर हम बातें कर रहे हैं तो leadership को avail भी करें, ठीक है। So ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी अगर वॉलंटियरली बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है।
देखिए हम लोग ओपन डिस्कशन करेंगे, ओपन चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगी, आप लोग मुझे कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि लर्निंग का फेज़ है, बहुत एंड से लर्निंग चल रही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर कलेक्टिव गोल। अब कलेक्टिव गोल के लिए जब भी कोई टीम मिलकर काम करती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, देन उसकी प्लानिंग करते हैं कि उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को, देन फाइनली जाके इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसके बाद हमें अपना फाइनल गोल अचीव होता है। आपको पता है कि बिग गोल एक जो होता है हमारा वो लॉन्ग टर्म में जाके मिलता है, काफ़ी सारी एफर्ट्स करने के बाद मिलता है। तो जब भी आपने एक बड़ा गोल अचीव करना है तो उसको हम छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड करते हैं, उनकी हम लोग ड्यूरेशन भी रखते हैं कि इतने टाइम में मैंने ये गोल अचीव करना है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं ना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस का भी गोल एक बहुत बड़ा होता है, उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स में उनको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कैसे करती है, उसके वर्क करने का प्रोसीजर होता है एक हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्की इस तरीके से होती है जैसे एक पिरामिड होता है, उसमें अपर से लोअर तक डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको सपोज एग्जांपल बताती हूँ। सबसे फ्रंट लाइन जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्हें हम वर्क फोर्स भी कहते हैं, वो जो होते हैं वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग किसको जाके करते हैं, अपने सुपरवाइजर को करते हैं। सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट हेड, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट विद डायरेक्टर, फिर उसके बाद जो अपर लेवल की सीट है वो वाइस प्रेसिडेंट की, एंड फाइनली हमारे पास सीईओ होते हैं या फिर एमडी होते हैं। तो यूँ इस तरीके से होता क्या है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन का जो प्रोसेस है वो एक हायरार्की में, एक स्ट्रक्चर में पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट है या फिर जो बीनीथ स्टाफ है उनको पता होता है कि हमने किसको रिस्पॉन्स करना है, और यूँ इस तरीके से पूरा जो हमारा चार्ट है ना वो फ्लो मेंटेन रहता है। अब आपको पता है कि डिफरेंट लेवल्स हैं, सबकी जेडीज अलग होंगी, सबकी जेएस अलग होगी। जेडीज एंड जेएस भी आप लोगों के लिए न्यू टर्म होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेडीज हमारे पास होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या काम करने हैं, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं, आपके टास्क आ जाते हैं और जॉब समरीज आ जाती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस एक ओवरऑल सिनेरियो आपको बताया जाता है जो कि आपकी जॉब से रेलेवेंट होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी जो स्पेशल आपने एजुकेशन जिसमें मास्टर्स किया हुआ है, जिसमें मेजर्स किया हुआ है, वो, उसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन चीज़ों को इंटरलिंक करके आपको एक टास्क असाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अब हर लेवल पे हायरार्की में हर किसी की डिफरेंट जेडीज हैं, डिफरेंट जेएसएस हैं, ठीक है। और वो सब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उनको बेहतर अंदाज में, उनको जितना अच्छा कर सकते हैं वो उस तरीके से परफॉर्म करें। अब फ़ायदा क्या होता है इन सारी चीज़ों को एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें बिल्ड करने का, कि एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। सेकंड ये कि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, जब हर किसी को पता होगा कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा डिसीजन लेना मेरे डोमेन में आ रहा है और कौन सी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। देन लास्टली कि बेटर अकाउंटेबिलिटी हो सकती है और हम उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता है कि हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे एक मॉनिटरिंग की टीम मौजूद होती है जो कि एवेल्यूएट करती है कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है, अप टू द मार्क है या नहीं, अप टू द एक्सपेक्टेशन है या नहीं। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा आपका बेसिक मैंने बनाने की कोशिश की है माइंडसेट कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर आप लोगों को पता है कि आप अपने वैल्यूज़ को, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने जो बिलीव्स हैं उनको किस तरीके से, अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, ये होता है हमारा बिहेवियर। अब बिहेवियर इंटरनल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई दो चीज़ों की वजह से अफेक्ट हो सकता है। इंटरनल में वही मैं जो बातें भी बता रही हूँ, वैल्यूज़, बिलीव्स और आपकी इंटेंशन, इमोशंस हो सकते हैं, और एक्सटर्नल में क्या हो सकते हैं, आपके एक्शन, जो आप रिएक्शन करते हैं किसी एक्शन की वजह से। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट करती हैं। अब आपका बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरनमेंट। अगर हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अगर हमारे पास टॉक्सिक होगा, अगर हमें बुली किया जा रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं मिल रही, बात बात पे आपको टोका जा रहा है, आपको वो फ्री प्लेस नहीं दी जा रही कि आप रिलैक्स होकर वहाँ पे काम कर सकें,
तो क्या होगा कि आपका मोराल डाउन हो जाएगा। तो इससे आपका बिहेवियर क्या होगा, आप एग्रेशन दिखाओगे और मतलब चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, बिहेवियर आपका इम्पैक्ट हो रहा है ऑब्वियसली। इसके अलावा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। द सेकंड थिंग इज़ कल्चर। हर वर्क प्लेस की, जिस तरीके से पाकिस्तान में डिफरेंट सूबों की डिफरेंट कल्चर्स हैं, इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने अपनी कल्चर्स होती हैं, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। देन आपकी अपब्रिंगिंग को अगर देखा जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कुछ बच्चों के, कुछ पेरेंट्स के मसाइल की वजह से बच्चों पे इम्पेक्ट पड़ रहा होता है। तो वो चीज़ें बचपन से जब इनबिल्ड हो जाती हैं एक इंसान के अंदर, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो उनको पॉजिटिवली लेके उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। कुछ होते हैं कि बुरी पेयर्स की वजह से और बुरी यू कैन से कि आदात में चले जाते हैं, मुलविस हो जाते हैं, तो दैट इज़ बैड थिंग। कुछ लोगों में एग्रेशन उन चीज़ों की वजह से आ जाता है, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं, एक्सपीरियंसेस लाइफ लर्निंग का एक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपकी एक अलग से आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होने लग पड़ती है। क्यों चेंजिंग्स आ रहे होते हैं? चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो और हर इंसान के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और लास्टली मैं बोलूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके बिहेवियर को। तो ये चीज़ें आपके बिहेवियर को बिल्ड करती हैं। अब आपको समझ आ गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होगा, इसको हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम फोकस एरिया की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की है, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ। अच्छा, हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल, सेकंड ग्रुप होता है और थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है। आपको एक और बात भी मैं बताती हूँ कि ये बहुत बड़ा समंदर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत बड़ा समंदर है, और आई एम ट्राइंग कि इस सारे दरिया को मैं कूजे में बंद करके इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक अभी फ़िलहाल प्रोवाइड करनी ज़रूरी है उतनी करूँ। इंशाल्लाह फिर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, उस पर मैं सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से और डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जितनी नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास बिल्डअप हो सके। आई होप यू ऑल आर विद मी। ओके, you can speak, you can stop me wherever you need. okay? अच्छा, तो मैं इंडिविजुअल्स की आपको बता रही थी। फोकस एरिया में हम लोग इंडिविजुअल्स को आज टच करेंगे, ग्रुप्स को नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करेंगे। ओके, तो इंडिविजुअल्स में सबसे पहले तो मैं आपको डाइवर्सिटी के बताना चाहूँगी। डाइवर्सिटी हमारे पास अगर आ रही है किसी वर्क प्लेस में, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तरीके से भी इम्पेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे, लेकिन नेगेटिवली ऐसे है कि डिस्क्रिमिनेशन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को उनकी एज की वजह से, उनकी रेस की वजह से, इसके अलावा रिलीजन की बेस पे किया जाता है, सेक्स की वजह से किया जाता है, कोई डिसेबिलिटी है अगर तो उसकी वजह से भी किया जाता है, और भी सो मैनी रीजंस होते हैं। तो बेसिकली डाइवर्सिटी 2 किस्म की होती है, एक सरफेस लेवल की और एक डीप लेवल की। बेहतर होगा अगर आप लोग, अगर नोट्स आपके पास हैं, अगर पेन और कोई रजिस्टर्ड, तो आप चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि मैंने स्लाइड्स को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, कंसाइज बनाया है, ठीक है। तो अभी चीज़ें नोट कर लें इफ़ यू वांट टू। तो डाइवर्सिटी में ये चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, जो मैंने बताई हैं, डिसेबिलिटी हो गई, रिलीजन की वजह से, एज की वजह से, लेकिन जो डीप लेवल डाइवर्सिटी होती है वो हमारे किसी इंसान के कोई वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स चीज़ों को लेकर डिफरेंट होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट होते हैं बिलीव्स, और उनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी वर्क प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। कि मैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो उनको भी इस चीज़ में बुली किया जाता है कि वाई, क्योंकि हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने डिज़ायर्स होती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, डाइवर्सिटी, ये वर्क प्लेस पे लोगों को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एटीट्यूड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बिहेवियर बिल्ड करने में। एटीट्यूड्स की वजह से हमारी वर्क प्लेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन, उसका दारोमदार एटीट्यूड्स पे होता है। कैसे कि अगर आपके बिहेवियर और एटीट्यूड्स, इन दोनों में गैप आ रहा है, तो क्या होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। एटीट्यूड बेसिकली जो है ना, 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है कि आपकी जॉब पे इन्वॉल्वमेंट कितनी है। इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि आप साइकोलॉजिकली जॉब के साथ कितना रिलेट कर रहे हो। देन आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट कैसी, कमिटमेंट मीन्स कि आप कब तक यहाँ का मेंबर बन के रहना चाहते हो। और जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि आप कितना मुतमईन हो अपनी जॉब के साथ, कि आप जो कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट से रेलेवेंट है और आपको यहाँ पे ही रहने की ज़रूरत है।
देन अगर मैं बात करूँ तो इमोशंस एंड मूड्स, ये आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इस तरीके से कि इमोशंस तो आपको पता है कि इंटेंस फीलिंग्स होती हैं टुवर्ड्स समवन, टुवर्ड्स समथिंग, और लेस इंटेंसिव होते हैं। तो इनके ऊपर भी खासा रिसर्च की गई है। मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन ऑफ इमोशंस। आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन करना पसंद तो काइंडली रेज योर हैंड या फिर डायरेक्टली करके बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम डिसीजन कर रहे होते हैं और अगर हम बीच में आते हैं तो ये प्रेशर होता है, तो इस चीज़ पे कौन कौन एग्री करता है या कोई कंट्रीब्यूट जाता है कि नहीं रैशनल हो सकता है, तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं। If anyone of you can unmute yourself. ओके, रहने देते हैं, ठीक है। इमोशन एंड मूड्स आपके बिहेवियर तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी आज का जो था या फिर वेदर जो था वो प्रेजेंट नहीं था, या कुछ ऐसा आपके ऊपर, फिर की वजह से अभी आपका अचानक मूड अच्छा हो, स्लीप आप अगर ठीक से नहीं पा रहे, इतने आवर्स की नेसेसरी है, तो क्या होगा कि आप वर्क प्लेस में आप डल फील करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं होगी जैसे कि डिज़ायरेबल है। तो ये चीज़ें सारी की चीज़ों की, इसके अलावा खासकर विमेन के बारे में अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये इस तरीके से हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इमोशनल लेबर की तरफ भी जा रहे होते हैं। वो किस तरीके से कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं, समटाइम्स आप कर रहे होते हो लेकिन आपको प्रिटेंड कुछ करना पड़ता है, प्रोजेक्ट छोड़ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं, दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक डीप एक्टिंग होती है, एक एक्सक्यूज मी मैडम, डीप एक्टिंग का मतलब ये कि जी आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, कैन यू प्लीज चेक योर कनेक्शन? ओके ओके, आई चेक। Am I audible? Yes, yes. सही आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, गो अहेड। ओके ओके, थैंक यू। सब एंगेज्ड है ना? ओके, स्टे कनेक्टेड। यस मैम। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को इमोशनल लेबर के बारे में कि एवरी एम्प्लॉय एक्सपेंड्स फिजिकल एंड मेंटल लेबर बाय पुटिंग माइंड एंड बॉडी रिस्पेक्टफुली इनटू द जॉब। ऐसे ही है ना, बट जॉब समटाइम्स आल्सो रिक्वायर्स इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर के सेंस में कि एम्प्लॉयज एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शंस एट वर्क। इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरपर्सनल मतलब यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इंटर्न्स के साथ, या फिर किसी भी मैनेजर के साथ, तो आपको पोर्ट्रे करना होता है, आपको प्रिटेंड करना होता है कि यू आर इन दैट पोजीशन जो आपसे रिक्वायर की जा रही है, जो आपसे आस्क की जा रही है। तो ये समटाइम्स इमोशनल डिसोनेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्लो जो आप जैसा करना चाह रहे होते हो, जैसे एफर्ट्स पुट करना चाह रहे होते हो, वैसा नहीं कर पाते। तो दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। इसके अलावा इमोशन से रेलेवेंट मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल कहते हैं कि IQ से ज़्यादा EQ को प्रेफर किया जाता है, और वाकई ऐसा है, ख़ासतौर पर वर्क प्लेसेस पे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोग इसमें हाई होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस इन द सेल्फ एंड अदर्स, और फिर इसके अलावा वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इमोशंस का मतलब क्या है। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये रीज़न होगा कि इसका बिहेवियर ऐसा था, ये वजह हो सकती है। तो वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं बेटर वे में। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट इमोशन एंड मूड के बाद जो बताना चाह रही हूँ वो है पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ बहुत हाई होते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, कुछ सेल्फ एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो कॉन्टीन्यूसली ये देखते रहते हैं कि आइदर दे आर गोइंग अप टू द मार्क, वो अपनी खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, मीन्स के वो अपने काम डेडलाइन से पहले ही कर लेते हैं।
कुछ लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ रिस्क अवर्स होते हैं। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ की कैटेगरीज हैं जो वर्क प्लेस पर हम देखते हैं। वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो कुछ लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कुछ करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सारी जो बैक एंड पे हमारी इनपुट्स होती हैं ना, ये सारी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें मिल के एक हमारा बिहेवियर जनरेट कराती हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन के अगर कॉन्सेप्ट को आप ओबी में पढ़ें तो ज़्यादातर हमने ये साइकोलॉजी से उठाए हुए हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लोज़ हायरार्की की, आप सब इससे अवेयर होंगे। इसमें हमारे पास 5 लेवल नीड्स, सोशल नीड्स, टीम नीड, देन लास्ट नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो खुद ही को जान लेते हैं वो ही पहुंच पाते हैं। तो बाकियों की तो नीड, बाकी हम सब जैसे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, सोशल नीड, ये 3 पूरी हो जाएं तो ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। देन इसके अलावा और भी काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, थ्योरी एक्स एंड वाई, एक और थ्योरी थी 2 फैक्टर्स है। उसमें बेसिकली हाइजीन फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है। हाइजीन फैक्टर्स ये कि अगर आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अच्छे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, अप्रिसिएशन दी जा रही है, आप जो कर रहे हैं उस चीज़ों को रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी तरीके से और भी, तो इस तरीके से ओबी को हमने साइकोलॉजी के साथ भी लिंक करके पढ़ना है इंशाल्लाह। देन आ जाता है परसेप्शन। परसेप्शन आपको पता है, हम लोग कोई भी इन्वायरमेंट होता है, हम वहाँ पे चीज़ें देख के खुद से मीनिंग जनरेट कर लेते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं परसेप्शन। अब ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो फैक्टर्स इन परसीवर, एक तो परसीवर के अपने एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके अपनी ज़ात के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि वो, और एक्सपेक्टेशंस उनकी ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं कि अगले को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ सिचुएशन, यानी कि टाइम उस टाइम क्या है, उसके अलावा वर्क सेटिंग कौन सी है, सोशल सेटिंग कौन सी है, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। एंड द थर्ड इज़ फैक्टर इन टारगेट, यानी कि बैकग्राउंड उसका क्या है। इसके अलावा अगर कोई सिमिलैरिटी उसमें किसी बंदे की रिजेम्बलेंस जा रही है या कोई चीज़ें मैच कर रही हैं, तो भी हम लोग उन चीज़ों को अपने साथ रिसीव करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 5-6 जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं ना, ये चीज़ें होती हैं जो हमारे बिहेवियर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ आपने ध्यान हमेशा रखनी है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो ही जॉब परफॉर्मेंस भी हाई होगी एम्प्लॉयज़ की, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टर्नओवर रेट कम होगा, देन पंक्चुअलिटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी। हमारा बेसिक पर्पस यही होता है कि हम अपने कस्टमर्स की और अपने एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी अगर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने थोड़ी देर लगा दी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी। अच्छा, इंपॉर्टेंस मैनेजर के लिए भी हमने देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी देखनी है। मैनेजर आप समझ लें कि एक लीडर है, तो लीडर की सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक तो उसने टीम को आपस में जोड़ के रखना है, और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ CEO वो चीज़ें नीचे कम्युनिकेट कर रहा है फर्दर लेवल्स में, और उसमें प्रॉपर कोहेजन नहीं है, एक फ्लो मेंटेन नहीं किया गया, और प्रॉपरली बात मुकम्मल तौर पर अदा ही नहीं की गई उनकी तरफ से, तो हाउ वुड वी एक्सपेक्ट कि जो सबसे नीचे वाले लेवल पे हमारे पास वर्क फोर्स है वो वैसा काम करके देगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान होगा। तो मैनेजर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंटरपर्सनल स्किल्स का इम्प्रूव होना, उनकी लीडरशिप स्किल्स का बढ़ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है, जिसकी वजह से अब डिसीजन मेकिंग पे भी उनका काम अच्छा हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन के से क्या फ़ायदा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी लिखी हुई है कि डिस्कस हाउ पुअर ओबी प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दी है कि टॉक्सिक अगर कल्चर होगा तो वो कैसे लीड करेगा हाई टर्नओवर पे। अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो इट्स अप टू यू, यू कैन अनम्यूट एंड कंट्रीब्यूट। कि ओबी प्रैक्टिसेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है वो बहुत बुरी हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। टर्नओवर का मतलब होता है लोग जो छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। टॉक्सिक कल्चर यानी कि आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, वहाँ के जो लोगों ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं वो उस कल्चर में वो आपके लिए अच्छे काबिल कबूल नहीं है। तो कोई डिस्कस करना चाहेगा, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? Assalamualaikum all of you. वालेकुम अस्सलाम जी, thank you so much ma'am for this session.
जी, टॉक्सिक कल्चर की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ आपकी अफेक्ट करती है। मेंटल स्ट्रेस उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और आजकल हमारे यहाँ हमारे पास जो कल्चर कॉमन है वो ज़्यादातर लैग पुलिंग का है। ना खुद तरक्की करनी है, ना किसी दूसरे को हमने आगे बढ़ने देना है। तो बस एक ये कल्ट एक तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में पाकिस्तान में मोस्टली कि हम स्किल बेस या पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा हम काम करते हैं कि जो बंदा ज़्यादा जो है लाइक परफॉर्मेंस 0% दे और डिबेट अपनी 100% करे। तो ज़्यादातर हम इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये टॉक्सिक कल्चर यही है कि हम खुद की हमारी ग्रोथ नहीं होती, बस हम एक ही जगह वहाँ कुएं के मेंढक बन के रहना, तो बिल्कुल वही बन के रह जाते हैं। बाकी मर्द फर्दर आप एक्सप्लेनेशन दे रही है मैम, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, थैंक यू। इट्स ऑल फ्रॉम योर साइड, आपने अच्छे से कवर कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे मैनेजरियल रोल्स एंड स्किल्स। अच्छा, ओबी का सबसे बेसिक, जब भी आप ओबी पढ़ने की अगर आप लोगों को ख्वाहिश हो ज़िंदगी में कभी तजर्बा करने को मिले तो वेरी फर्स्ट चैप्टर में आपको फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 चीज़ें होती हैं POLC। हेनरी फॉयल ने ये फंक्शंस बताए थे। अच्छा, प्लानिंग में आपको पता है हम लोग गोल सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग चीज़ों को स्ट्रक्चर में लाते हैं, टास्क को असाइन करते हैं और रिसोर्सेज अगर हैं तो उनको एलोकेट करते हैं, उनको टाइम लाइन देते हैं कि इतने टाइम में अपनी चीज़ें करके देनी है। लीडिंग में ये होता है कि मोटिवेट करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रखते हैं, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस और जितनी भी फैसिलिटेशंस आप एज अ लीडर प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं हम। एंड देन लास्टली कंट्रोलिंग में आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर उन्हें चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक इट्स इजी। देन हम लोग मिन्सबर्ग रोल्स पढ़ेंगे। इनमें 3 रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इंटरपर्सनल एज द नेम सेज कि आपके आपस में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो हमारे पास 3 ऐसे मेन लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एक फिगर हेड होते हैं, एक लीडर होते हैं और एक लाइजन होते हैं। तो फिगर हेड का मतलब है कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द होल ऑर्गेनाइजेशन को। लीडर वो होता है जो लीड कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और लाइजन वो होते हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ जिन्होंने रिलेशंस बिल्ड किए हुए होते हैं और कम्युनिकेशन उनकी होती है, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो इन 3 बंदों की इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रोल यही है कि इन्होंने कम्युनिकेट करना है। देन इंफॉर्मेशनल मीन्स कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किस किस के मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर वही जो इंसान मॉनिटर कर रहा है तमाम ऑपरेशंस को, उनको तमाम चीज़ों की थॉरो नॉलेज होनी ज़रूरी है। डिसेमिनेटर जो इंफॉर्मेशन को फर्दरली फ्लो करा रहा है, मेंटेन करा रहा है, उनको होनी चाहिए। स्पोक्स पर्सन जो कि प्रेजेंट कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उनको होनी चाहिए। और डिसीजनल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी लाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के लाते हैं। देन फर्दरली उस पर काम किया जाता है, आइडियाज़ पिच किए जाते हैं। तो उनके पास डिसीजनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो सिलेक्ट कर सकें, अप्रोप्रिएट गोल से जो अलाइन कर सकें चीज़ें उनको। देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, अच्छा कोई भी अचानक से क्राइसिस आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो इनको आना चाहिए कि हाउ टू मैनेज इट। इसमें भी आपकी डिसीजन स्किल्स यूज़ हो रही हैं। देन द लास्ट नेगोशिएटर मीन्स के जो इंसान इस चीज़ के उनका यही काम होगा कि नेगोशिएशन करें लोगों के साथ टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक रोल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं। देन एसेंशियल स्किल्स एज अ नेम रिप्रेजेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, टेक्निकल इसमें आ जाती हैं। ह्यूमन स्किल्स वही आ जाती हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं ना, ये बिग पिक्चर थिंकिंग है, यानी कि आपने हर चीज़ को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है और उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होनी ज़रूरी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ों में अमेंडमेंट्स होनी ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर CEO या मेन जो इन चीज़ों के लिए पर्सन को मुख्तस किया जाता है वही ये रोल अदा करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चीज़ें बताई हैं उसमें मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें हमने उठाई हुई हैं। देन सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से और सोशल साइकोलॉजी से डिफरेंट OB में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे साइकोलॉजी में मोटिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो OB में भी उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ें कि वो वर्क प्लेस पे किस तरीके से काम है। यहाँ पे अगर हम पर्सनल लाइफ में पढ़ें इंडिविजुअल बिहेवियर की
के तौर पे, तो ऑर्गेनाइजेशनल में भी हम लोग इंडिविजुअल के तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन वो वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होता है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में होता है और वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में होता है, ये डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह सोशल साइकोलॉजी, सोशोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स पढ़ते हैं। उसमें ओबी में किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि पावर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है ओबी में, और लिटरली इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मैं इंशाल्लाह जब करूँगी कवर तो आप लोगों को पता चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जो होती है उसमें हम लोग क्रॉस कल्चर वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बेसिक ओबी मॉडल है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी आप लोगों को, ताकि समझ आ सके, ईजी लेमन लैंग्वेज में समझाऊँगी कि कोई भी काम हम करते हैं तो हम अपने तरफ से इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट्स जो होती हैं वो हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ड होती हैं, जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी है, जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पर्सनली हम लेके चल रहे हैं, प्रोफेशनल वे में भी नहीं जा रहे, वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे। तो अब मेरी पर्सनैलिटी जो है मुझे वो आइडेंटिफाई करेगी कि मैं अपनी मोटिवेशन को किस लेवल तक रखूँगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसी तरीके से मेरी पर्सनैलिटी की ही वजह से मैं मेरे परसेप्शन जो मैं अगले के बारे में डेवलप कर रही हूँ अपने माइंड में, वो भी आएंगे। एंड देन फाइनली हमारे पास आती है आउटकम क्या, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो रिजल्ट आता है, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैंने टास्क जो मुझे असाइन किया गया था वो मैंने ठीक से किया है, परफॉर्म कि नहीं किया, मेरा बिहेवियर अप्रोप्रिएट था या नहीं था, मेरा एटीट्यूड जो था वो लोगों के लिए ठीक था या नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ये चीज़ें देखनी है, ग्रुप लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, यानी कि हर चीज़ की एक इनपुट होती है जिसकी वजह से प्रोसेस यानी कि आपकी कम्युनिकेशन या फिर आपकी लीडरशिप आती है, और फाइनली जो आप रिजल्ट डिज़ायर कर रहे होते हो, आउटकम डिज़ायर कर रहे होते हो, वो आती है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने रखी हुई है, 60 सेकेंड्स की है। इसमें भी आपको मैंने सारी हिंट्स भी दी हुई हैं, देखें कि हाउ अ मैनेजर कुड इम्प्रूव वन इनपुट। अब उसमें ट्रेनिंग आप समझ लें, ठीक है, इनपुट है ट्रेनिंग, वन प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन, और आपके आउटकम क्या है, टीम कोहेजन। आपने एक रिटेलिंग टीम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो ये तीनों चीज़ों को अगर इम्प्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, तो सारी जो भी गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा, टीम कोहेजन। तो ये मैंने खुद ही आपको बता दिया। ओके, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आई होप यू पीपल डोंट माइंड इट। ओके, अब चैलेंजेस पर बात करते हैं कि चैलेंजेस इन अप्लाइंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन चैलेंजेस को हम लोग अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बन सकती हैं अगर हम इन पर काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन में आपको अब पता है डिफरेंट स्टाइल्स के, डिफरेंट कल्चरल स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके माइंडसेट्स कुछ और तरह के होते हैं, हमारे कुछ और तरह के होते हैं पाकिस्तानी। तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है जो लोग अपने वेंचर्स को लेके जाते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, तो ये एक चैलेंज बन जाता है समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। देन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब आप ये सपोज करें कि आप अपने वेंचर को ले गए यूएस, और वहाँ पे अब लोगों के जनरेशनल गैप यहाँ पे लिखा गया, मेंशन किया गया। इसको मैं ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी कि क्योंकि वाकई ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, जो सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, वो समझते हैं कि हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब दौर चेंज हो चुका है, लोग स्मार्ट एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाकई ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये एक गैप क्रिएट करती है। देन इकोनॉमिक प्रेशर, जैसे कि कोई कंपनी डाउनफॉल्स की तरफ से आ रही है तो लेज ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। ले ऑफ का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देना। तो क्या होगा, अल्टीमेटली बाकी एम्प्लॉयज़ उनका भी मोरल डाउन होगा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जब उनसे नहीं होगी तो बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस काम का। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इस तरीके के और भी काफ़ी सारे होते हैं, और जो ख़ासतौर पे जो वेरी बिगनिंग लेवल की होती हैं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, उनमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बेटर मैनेजमेंट हो, बेटर लीडरशिप हो, तो इन चीज़ों को ओवरकम भी किया जा सकता है। ओके, नाउ फॉर टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ में देखने कितनी सारी आ रही हैं, एथिकल लीडरशिप, वर्क लाइफ बैलेंस, इनोवेशन एंड चेंज। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही है कि आपकी बेटर कम्युनिकेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर काम किया जा रहा है और चीज़ों को अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। तो कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, ऑब्वियसली आपके कस्टमर सेटिस्फाई जब होंगे, आपके क्लाइंट्स जब सेटिस्फाई होंगे, तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका, वो भी इंक्रीज़ होगा।
तो इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको ओबी का जितना भी क्रक्स था समझाने की कोशिश किया। अब मैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नीड है आजकल की यूथ को, आजकल की फीमेल्स को, मेन को, सबको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में रहते हुए वर्क प्लेस मिसकंडक्ट इन पाकिस्तान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसका HR एंड लीगल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वाई आर वी एड्रेसिंग वर्क प्लेस मिसकंडक्ट। हम लोग अपनी लाइफ का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वर्क प्लेस पे स्पेंड कर देते हैं। वहाँ की डिफरेंट कल्चर्स होती हैं, हमें आइडिया नहीं होता। अब मैं एज अ यूथ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने अपने लिए इस चीज़ सारी बातों को जो डिस्कशन में करने जा रही हूँ उसको पॉजिटिवली लेना है, बिकॉज आगे फ्यूचर में हमने भी आगे जाके काम करना है वर्क प्लेसेस पे। तो एज अ गर्ल ख़ास तौर पे लड़कियों को इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, उनको इतना मेंटली उनको अपने दिल को इतना मजबूत रखना चाहिए और अपने घर वालों को भी इतना एतमाद में रखना चाहिए कि कोई भी मिस हैपनिंग उनके साथ ना हो सके। ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान में आजकल जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, कुछ हाईलाइट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो इट्स ऑल अप टू अस, हमें अपने कैरेक्टर की बिल्डिंग करनी है, हमें जहाँ पे हमारे राइट्स हमसे लिए जा रहे हैं उनके ऊपर आवाज़ उठानी है, वॉइस रेस करनी है, स्टैंड होना है अपने राइट्स के लिए। तो अब वर्क प्लेस पे अगर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं तो इससे ये बिहेवियर की टाइप है, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ही कवर होता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखा जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ऑब्वियसली यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज़ हो ही रही है, लेकिन एम्प्लॉय का मोरल कम हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो इन चीज़ों का ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन पे तो इम्पैक्ट होना ही है, लेकिन उस इंसान की पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें नहीं होता। और पाकिस्तान में जब कोई वॉइस रेस करता है तो उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि चीज़ें दीज आर नॉर्मल और आप लोग इनको बहुत ही नॉर्मली लेके चलें। ये कल्चरल टैबू समझे जाते हैं और आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर द गर्ल, यू नीड टू सबर, और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। दिस इज़ नॉट द वे। आप लोगों के इक्वल राइट्स हैं। जब अल्लाह ताला ने औरतों को प्रॉपर हकूक़ दिए हुए हैं तो वाई नॉट कि हम लोग वर्क प्लेस पे इन चीज़ों को, अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त औरत को बख्शी हुई है कुरान में, तो इन चीज़ों को एम्फसिस करने की और इन चीज़ों के लिए बोलने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मिसकंडक्ट की बात की जाए तो ज़्यादा इसको एम्फसिस करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब जानते होंगे कि किसी भी डिग्निटी, किसी की इंडिविजुअल की, उसके एथिक्स, उसके कोड ऑफ कंडक्ट उनको अगर वायलेट किया जा रहा है ना, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है तो इसको मिसकंडक्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो डिसरिस्पेक्ट और रूडनेस, सेकंड आ जाता है हमारे पास हैरेसमेंट। अब हैरेसमेंट की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। ये वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है और साइकोलॉजिकल होती है। और सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग है यहाँ पे सभी हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल है वो किस तरीके से की जाती है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपके खिलाफ रूमर्स फैला दिए जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे आप अपने हक में कुछ बोलें भी ना, और इतने बुरे तरीके से ट्रैप किया जाता है कि उससे निकला नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान इसके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि होती कौन कौन सी टाइप्स की हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन के सेंस में की जाती है कि ब्लैक वाला कॉन्सेप्ट लाया जाता है, एज का लाया जाता है कि कम उम्र की है या कम उम्र का है। इसके अलावा और आपके स्टेटस के ऊपर कि अगर आपकी जॉब लेवल आपका डाउन वाले लेवल्स में है, यानी कि आप वर्क फोर्स में हैं और मैनेजर की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की जाती हैं। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपके अगर पिक्चर्स या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपकी अगर एड्रेस, ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनकी वजह से आपको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट हैरेसमेंट। यहाँ पे आपका एक्शन लिया जा सकता है, आपको राइट है, आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये राइट देती है कि वहाँ पे आप खामोश ना रहें, चाहे ये इंटेंशनल हो चाहे ये अनइंटेंशनल हो, लेकिन इस तरीके की अगर इंटरेक्शन आपसे किया जा रहा है तो यू नीड टू स्टैंड फॉर योर राइट और बोलें। अब यहाँ पे वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है डिजिटल मिसकंडक्ट। डिजिटली भी बहुत ज़्यादा आजकल ये चीज़ें की जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए एज अ यूथ के प्रोफेशनली चीज़ें कौन सी रिक्वायर्ड हैं और अनप्रोफेशनल कौन सी होती हैं। अगर आपको रिस्पेक्टफुली कॉम्प्लीमेंट्स किया जा रहा है, आपकी चीज़ों पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है,
तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको अपनी थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए, आपको अपने दिल को थोड़ा सा वसी करना चाहिए, उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपके साथ प्रेजिंग की बजाय आपके साथ फ्लर्ट किया जा रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और आपकी गिल्ट ट्रिपिंग की जा रही है प्रॉपरली, यानी कि आपको फील कराया जा रहा है कि नहीं गलती आपकी है और आपकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैनिपुलेट आपको किया जा रहा है, आपकी अगर इनोसेंस है तो ट्राई टू नो कि आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेंटली भी और हर लिहाज से, और अपनी फैमिली को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस तरीके की अगर चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी बेटी के साथ ना करे, अगर हो जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इनके आपके क्या राइट्स हैं और उनके लिए खड़ा होना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग देख लें, यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं पेनल्टीज़ हैरेसर्स के लिए। सबसे पहले तो ये कि उनको फॉर्मल रिटन वार्निंग दी जाती है, देन उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनका डिपार्टमेंट, थर्ड उनको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है, और फाइनेंशियल कंपनसेशन भी विक्टिम के लिए उनसे ऑफ़र की जाती है। तो प्रोटेक्शन करनी ये गवर्नमेंट का काम है और आप अपने एंड पे जितना कर सकते हैं आप द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस एक्ट 2010 आपको ये राइट देता है कि आप अपने लिए बोलें कोई भी अनवांटेड बिहेवियर या इनएप्रोप्रिएट एक्शन अगर दूसरे की तरफ से लिया जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से, आइदर ही इज़ योर बॉस या फिर आपका आपके अंडर काम कर रहा है या जो भी इंसान कर रहा है, तो वहाँ पे वॉइस रेज करना है आपका फर्स्ट राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी गई हैं कि आपने उनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रोल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना रोल अदा कर सकता है। उनको एक कैसी पॉलिसीज़, कैसी कल्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए कि इन चीज़ों को कम किया जा सके, बिकॉज इनका कॉन्सिक्वेंसेस यही होता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। कोई भी अगर एक हादसा ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा, तो टर्न आवर रेट ज़्यादा हो जाएगा और रेपुटेशन अलग ख़राब होगी। तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि दबा दिया जाता है। और जो पर्सनली मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी स्पेशली वुमेन को, वो यही है कि पर्सनल स्पेस, हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें हम लोग अपने एंड से भी इंश्योर कराएं और यही चीज़ें एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द अदर साइड, तो चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। बिकॉज अब वो दौर चला गया कि मर्द ही सिर्फ बाहर से कमा के लाएंगे, नहीं, अब दौर ऐसा आ गया है कि दोनों को एक दूसरे का साथ बन के साथ साथ चलना होगा और दोनों को ही रोज़ी कमानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दिस और आई वांट कि आज के बाद जो मेरी जो यूथ है, जो मेरी ऑडियंस है, उनको पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको पता हो कि हमने कौन से फोरम पे जाके और कैसे अपने राइट्स के लिए बोलना है। अल्लाह सबको ऐसे हादसात से और ऐसी चीज़ों से महफूज रखें, आमीन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम लोग क्यों खामोश रहते हैं? हमें यही डर होता है जॉब चली जाएगी, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है, फिर सोसाइटल प्रेशर आ रहा होता है कि आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फजूल की इस तरीके की टैबूज़ और इस तरीके की बातें आपको आपके कानों में डाली जाती हैं कि एक इंसान जो साइकोलॉजिकली इतनी चीज़ें फेस कर रहा है, उसको साथ ये भी चीज़ें कि आपको विक्टिम नहीं बनना, आपको ब्लेम किया जा रहा है, फिर आपको जब ट्रस्ट आपको रिलायबल सोर्सेज की तरफ से नहीं मिल रहा तो तब सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो किसी के लिए हम लोग रास्ते बंद करें, इससे बेहतर ये है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हों और अपने हक में बोलें और अपने ऐसे अगर कुलीग्स हैं हमारे सराउंडिंग में तो उनको सपोर्ट करें। उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे किसी का सहारा बने और जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। इसको ना दो थ्योरीज़ के साथ मैंने करने की कोशिश किया, मैस्लोज़ हायरार्की नीड, जैसे कि मैंने पहले भी इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय फील करता है कि वो अनसेफ है या फिर वो किसी मिसकंडक्ट की वजह से एक्सक्लूडेड फील कर रहा है, तो उसको उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि जो हमारी सेफ्टी वाली नीड थी सेकंड वाली, वो फुलफिल, सेकंड और थर्ड वाली सोशल नीड और सेफ्टी नीड, वो उसकी फुलफिल नहीं हो रही। तो जब फर्स्ट वाली सिर्फ जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो सिर्फ पूरी हो रही है और ऊपर वाली दो हो ही नहीं रही, तो कैसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान सेल्फ इस्टीम की तरफ जाएगा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा? वो कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जो लोग जाते हैं वो उनको बाकी सारी नीड्स उनकी फुलफिल हुई भी होती हैं। तो इन चीज़ों को इंश्योर कराना चाहिए क्योंकि किसी की भी मेंटल हेल्थ इससे ख़राब हो सकती है।
देन हेंस वर्क 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें क्या मैंने बोला था, डिससेटिस्फेक्शन। तो कोई भी अगर नेगेटिव आपको वर्क प्लेस कल्चर मिल रही है जो कि आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको ही फुलफिल नहीं कर रही, तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा और अनहैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें कनेक्ट किधर जाके कर रही हैं कि अल्टीमेटली नुकसान किसका होना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही होना है, उस कंपनी का ही होना है। तो दे नीड टू वर्क ऑन इट। वो स्टार्ट से ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ज़ीरो टॉलरेंस हरेसमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से ना सिर्फ प्रिवेंशन की जा सके और अगर हैं तो उनको एरेडिकेट भी किया जा सके। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं क्लियरली पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है वो सबको पता होनी चाहिए। देन उसके ऊपर मैंडेटरी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए। देन रिपोर्टिंग चैनल्स पे काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एक्शन, अगलों की जो चीज़ें प्राइवेट हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उन पे काम करना चाहिए। और कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी के ये नहीं देखना चाहिए कि CEO है या ये कौन है। एंटी हरेसमेंट कैंपेन्स चलानी चाहिए और अपने राइट के लिए बोलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. I want to thank you this platform. I want to thank you my audience. I want to thank you Mr. Hamid for giving me opportunity to speak here. So the final remark is let's continue to raise our voices and stand up for our rights together. आज मैंने एक सेशन लिया है, उसमें एक मुझे चीज़ बहुत खूबसूरत लगी है जो मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि एम इतना हाई रखें कि अगर आप गिरें भी तो भी आप पहाड़ों पे गिरें। तो मेरे दिल को बड़ा टच किया, मैंने सोचा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों को के लिए खड़े हों, ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हों, अपने लिए खड़े हों और किसी भी इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं, मिसकंडक्ट हो रही हैं, इनको अपने ऊपर अफेक्ट मत होने दें। अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स, उन पे फोकस करें और ग्रो करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में आपका मकाम एज अ यूथ हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग अगर यूथ किस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो इनको पॉजिटिवली और सिर्फ सेशंस की हद तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इनको इतना एक्सपेंड किया जाए कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कल को देखने को मिले। और इस सेशन का एक और भी बेसिक जो था पर्पस वो ये है कि आज की यूथ, आज की गर्ल्स वो कल की फ्यूचर मदर्स हैं। तो आपको अपने बेटों को, आपको अपनी बेटियों को ऐसे ट्रेन करना है कि वो पाकिस्तान में एज अ ओपनली जा सकें, फ्रीली जा सकें, उनको किसी किस्म की रुकावट महसूस ना हो। आपको अपने दिमागों को, आपको अपने जहनों को वसी करना होगा, आपको अपनी फैमिली को ओरिएंट करना होगा और इस तरीके से हमारी पाकिस्तान कलेक्टिवली प्रोग्रेसिव की तरफ जा सकती है और इंशाल्लाह विल राइज टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, मेरी इतनी सारी डिस्कशन आपको सुनने के लिए। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और अब मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ ताकि हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जाएँ। Thank you so much, ma'am, for your insightful presentation. I really appreciate it. You are welcome. और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तो अटेंडेंस कहाँ से लगानी है? चैट बॉक्स में आप अपना फुल नेम मेंशन कर दें अटेंडेंस के लिए। ओके, क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग हैंड रेज करें। आई एम हियर। जी मोहम्मद आनिज़ा, यू कैन आस्क। अच्छा, असल में क्वेश्चन आंसर नहीं होगी, ये हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है जी? डिस्कशन नहीं है बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया और मैं भी कुछ इस बारे में कहना चाहूँगा कि नो जॉब इज़ वर्थ मोर देन योर पीस ऑफ माइंड। और जो है मेंटल हेल्थ जो है लग्जरी नहीं है लाइफ की, एक फाउंडेशन है कि इसके बगैर हम मतलब कोई जॉब अगर कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। और उसको जो है कोई सेल्फिशनेस नहीं कहा जाएगा कि कोई मेंटल हेल्थ के लिए अपने मतलब कोई कदम उठाए या उसको कहे कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट जो है माइंड का पीस रहे। तो उसके लिए बंदा अपने हक के लिए बोले और जॉब से बढ़कर नहीं है वो। और सेल्फ रेस्पेक्ट भी सब कुछ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ये चीज़ें। और थैंक यू, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। Thank you so much. Thank you for your contribution on. Okay, any other person who want to contribute? I feel like कि जो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करना था वो मुझे उसका रिवॉर्ड मिल चुका है।
You people are really engaging. Ji, Mr. Awais, you can contribute. टॉपिक अगर कहा जाए तो बहुत हसास टॉपिक है अगर इसको हम कवर करें, लेकिन आपने डीप डाउन सारे नैरेटिव्स और एक लीगल वे भी आपने उसमें ऐड किया है, मैं देख रहा था। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और वाकई ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है कि ज़्यादातर लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अब जाहिर है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा हो, डिग्री होल्डर हद से ज़्यादा ही मौजूद हो और एक ब्रेन ड्रेन वाला माहौल हो कि हमारा जितना स्किलफुल यूथ है वो यहाँ से, अभी लाइक एक रिपोर्ट में एनालिसिस कर रहा था, 1.5 लाख के करीब यूथ जो है पाकिस्तान को लेफ्ट कर चुकी है विद इन 6 मंथ्स। तो एक ये बहुत बड़ा लैप्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हद से ज़्यादा है, और ऐसे मौके के ऊपर फिर अगर ये वाला कल्चर होगा तो फिर क्या ही सर्वाइवल है। अल्लाह ताला हिदायत दे, बस इस तरह के जो एलिमेंट हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, सराउंडिंग में मौजूद हैं, हर 10 में से 5% लोग इस चीज़ का शिकार हैं। और बस ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मिस्टर। Thank you so much, Mr. Awais Waqar. Anyone else? जी कायनात जाकिर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट, आपने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर किया और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू कायनात जाकिर, इट्स माय ऑनर कि मैं ऐसा टॉपिक चूज़ कर पाई और आप सबको अवेयर कर पाई। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सबने टाइम निकाला और आए। कुछ और कोई ऐड करना चाहे? मिस्टर हामिद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ओके जी कंटिन्यू। जी, आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक था ये हमारा आज का, और सेशन बहुत अच्छा गुजरा। तो आपने बहुत डीपली समझाया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाकी भी टॉपिक्स हम ऐसे ही अच्छे लेके आए और यूथ को एम्पावर करने की और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है उन तक पहुंचाने की मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं करूँ। एंड इट्स माय ऑनर कि ये प्लेटफॉर्म मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह। जी वेलकम। एंडिंग रिमार्क्स दे दें आप, देन विल। मिस्टर इकराम बरकत, अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स एन ऑनर कि आप यहाँ आए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको सुना, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि आप यंग लोग इस बात की अहमियत का अंदाज़ा कर पा रहे हैं कि ये एक इशू है और ये कितना बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे वर्क प्लेस के अंदर। तो मैं खुद भी इस टॉपिक पे काफ़ी बात करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर फीमेल्स को तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ही है, लेकिन मेल काउंटर पार्ट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको अवेयर किया जाए इस हवाले से कि क्या क्या चीज़ जो है वो ऑफेंसिव हो सकती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है और एक बात जो आपने की है, बात बहुत अच्छी आपने बात की है कि योर ओन कंडक्ट एक्चुअली डिफाइंस कि किस तरह आप लोगों को साथ लेके चलते हो। मैं एक हवाला देना चाहूँगा यहाँ पे, इसी ये हिरासमेंट के इशू को लेके कुरान पाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हम जिनको कहते हैं, जो मोमिनों की माएँ हैं, उनको मुखातिब करके अल्लाह ताला ने कहा कि जब किसी गैर मर्द से बात करो तो ऐसे लहजे में, नरम लहजे में मत बात करो। मुबादा कोई ऐसा शख्स जिसके दिमाग में खरनास हो वो कोई गलत मतलब ले बैठे। तो ये एक गाइडेंस दी गई है उम्महातुल मोमिनीन के जरिए तमाम मुस्लिम खवातीन को, दुनिया की खवातीन को, कि किसी भी गैर महरम से जब आपने बात करनी है तो फार्म लहजे से बात करनी है। ऐसे लहजे में बात नहीं करनी है कि वो जिस शख्स के दिमाग में कोई बीमारी है वो उसका कोई गलत मतलब ले ले। तो अपना कंडक्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐड करूँ आपको तो पाकिस्तान में 84% खवातीन इस तरह के मैटर्स को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। आपने बहुत सही बताया रीजंस कि क्यों रिपोर्ट नहीं करती। फैमिली का प्रेशर है,
सोसाइटल प्रेशर्स हैं और चीज़ें हैं, सिर्फ 14% जो है वो रिपोर्ट करती हैं, पूरे होते हैं वो सामने आ रहे होते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा आपने सेशन किया है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह के टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस करें, इस तरह के टॉपिक्स पर अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। जी इंशाल्लाह इस तरीके के सेशंस हम और भी कंडक्ट करते रहेंगे और NYLP के प्लेटफॉर्म पे भी मैं यही वाला टॉपिक मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेजेंट करूँ इंशाल्लाह वेरी सून। और सर आप एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे आएंगे तो इट वुड बी ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन एंड योर ये टॉपिक तो मैं कहूँगी ना बहुत ही अच्छा आपने सेलेक्ट किया है। आई रियली अप्रिशिएट। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छे तरीके से हमें समझाया, हमें गाइड किया। हमें इसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों की भी। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी लाते रहेंगे इस तरह के न्यू टॉपिक्स, इंफॉर्मेटिव टॉपिक, और यूथ को आगे एम्पावर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। Thank you all of you for your time. Have a blissful life ahead.